ऋग्वेद की एक ऋचा में लिखा है, सप्त सिंधु नदियों की इस पावन भूमि में आर्यों का परिवार सदा रचा बसा रहे और वे इस धरती की रक्षा करें जैसे कोई गाय की सेवा करता है। पर सवाल ये है कि ये आर्य थे कौन? क्या ये भारत के मूल निवासी थे या कहीं दूर से आकर यहाँ बस गए थे? आज हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने जा रहे हैं जिस पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है, जिस पर राजनीति गर्म होती है। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी हैं वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय हैं। और एक प्राचीन सभ्यता की पहचान तक सवालों में घिर जाती है। उन्नीसवीं सदी का यूरोप एक ऐसा दौर था जब दुनिया भर की भाषाओं, सभ्यताओं और नस्लों की जड़ें खोजी जा रही थी। 1786 में सर विलियम जोन्स ने पहली बार ये सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और अंग्रेजी जैसी भाषाएं एक साझा मूल से आई हैं, जिसे आज हम इंडो यूरोपियन भाषा परिवार कहते हैं। मिसाल के लिए, जैसे संस्कृत का मात्र, लैटिन का मातेर, ग्रीक का मेटेर, अंग्रेजी का मदर और फारसी का मादर, इन पांचों का अर्थ माँ है और शब्द भी मिलते जुलते हैं। इसी तरह से संस्कृत का त्रि, लैटिन का त्रेस और अंग्रेजी का थ्री, सभी का अर्थ तीन है। ये एक बहुत बड़ी भाषाई खोज थी। लेकिन इसके साथ ही एक नई बहस शुरू हो गई कि अगर इन भाषाओं की जड़ कोई एक है तो क्या इनके बोलने वाले लोग भी कहीं एक ही जगह से निकले थे? इसके बाद 19वीं सदी के यूरोपियन स्कॉलर्स ने दावा किया कि भारत की संस्कृति उसकी अपनी संस्कृति नहीं है, बल्कि विदेशियों की देन है। उन्होंने दावा किया कि करीब 4000 साल पहले एक शक्तिशाली आर्य योद्धा जाति सेंट्रल एशिया से भारत आई, जिसने यहाँ के मूल निवासियों को पीछे धकेला और फिर यहाँ अपनी भाषा और संस्कृति की नींव रखी, और उन्होंने ही वेद लिखे। इस थ्योरी को कहा जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बाद में हर्बर्ट रीजली जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस थ्योरी को और भी राजनीतिक रंग दिया। इन्होंने आर्यों को सेंट्रल एशिया से आई सुपीरियर वाइट रेस कहा। यह विचार इतना गहरा बिठाया गया कि बाद में हिटलर ने भी इसे अपने नस्लवादी नाज़ी एजेंडे में शामिल कर लिया। सोचिए, ये विदेशी विद्वान भारत की प्राचीन सभ्यता में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे? क्या ये सिर्फ उनकी एकेडमिक रुचि थी या एक कॉलोनियल एजेंडा? इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अब सवाल उठते हैं, क्या आर्य सचमुच एक विदेशी हमलावर जाति थी, या फिर वे धीरे धीरे आए बिना युद्ध के? या फिर आर्य कोई नस्ल या जनजाति थी ही नहीं, बल्कि एक विचार है और एक भाषाई पहचान थी जो यहीं फली फूली? इस जटिल बहस को समझने के लिए हमें नजर डालनी होगी 3 मेन थ्योरीज पर: आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। साथ ही हम देखेंगे कि मॉडर्न डीएनए रिसर्च, भाषा विज्ञान और आर्कियोलॉजी इस आर्य गाथा के बारे में क्या कहती है। शुरुआत करते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी से। इस बहस की शुरुआत होती है ब्रिटिश एरा के कुछ हिस्टोरियंस के इस विचार से कि भारत की पहली विकसित सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता अचानक खत्म हो गई थी, और इसकी वजह थी एक आक्रामक बाहरी जाति जिन्हें आर्य कहा गया। इस थ्योरी के मुताबिक आर्य एक बाहरी नस्ल थी, एक योद्धा जाति थी जो सेंट्रल एशिया या यूरेशियन स्टेप जोन से आई थी। यह इलाका आज के साउथ रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान में पड़ता है। इस थ्योरी के मुताबिक आज से 3500 साल पहले ये आर्य लोग घोड़े और रथों के जरिए हमला करते हुए भारत में घुसे और हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया और वैदिक संस्कृति की नींव रखी और ऋग्वेद जैसे ग्रंथ लिखे। इस थ्योरी का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग और भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे और आर्यों ने उनको खत्म कर दिया या फिर साउथ की तरफ खदेड़ दिया। ये विचार इस बात पर आधारित था कि वैदिक संस्कृत भाषा और दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाएं बिल्कुल अलग हैं और आज की द्रविड़ भाषाएं साउथ इंडिया में बोली जाती हैं।
इसलिए ये अनुमान लगाया गया कि शायद द्रविड़ पहले नॉर्थ इंडिया में रहते थे और आर्यों के आने पर साउथ की तरफ खदेड़ दिए गए। इस थ्योरी का 19वीं और 20वीं सदी के ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारी समर्थन किया। 1920s में जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई करवाई तो जो अवशेष मिले वे वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति से मेल नहीं खाते थे। इस बेसिस पर जॉन मार्शल ने कहा था कि यह हड़प्पा सभ्यता आर्यों से पहले की है। इसके बाद ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मोर्टिमर व्हीलर ने इस थ्योरी को और मजबूती दी। उनको मोहनजोदारो की खुदाई में कुछ ह्यूमन स्केलेटन ऐसे मिले जो अस्त व्यस्त पड़े थे। Then about 1500 BC, something happened. Sudden tragedy brought this ancient civilization to a violent end. व्हीलर ने दावा किया कि ये आर्यों द्वारा की गई हिंसा के सबूत हैं और लिखा कि शायद आर्यों ने इन शहरों पर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को मार डाला था। व्हीलर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हर्बर्ट रीसली जैसे ब्रिटिश ऑफिसर ने भारत की जातियों को नाक की लंबाई और चेहरे की बनावट के आधार पर बांटना शुरू किया और ये साबित करने की कोशिश की कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसी ऊंची जातियां आर्य नस्ल की हैं, जबकि वैश्य और शूद्र जातियां नॉन आर्यन हैं या द्रविड़ मूल से आई हैं। सोच के देखो दोस्तों, क्या इस विचारधारा के पीछे ब्रिटिशर्स की सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा रही थी या उनका कोई राजनीतिक मकसद भी था? सच तो ये है कि ब्रिटिश शासन को इससे एक बहुत बड़ी मदद मिली, क्योंकि उनके लिए भारतीयों को ये बताना आसान हो गया कि भारतीयों की महान सभ्यता उनकी नहीं बल्कि बाहर से आए लोगों की देन है। इससे उन्हें यह साबित करना आसान हो गया कि भारत में बाहरी शासकों का आना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऐसा शुरू से होता रहा है। और जैसे आर्यों ने बाहर से आकर भारतीय सभ्यता को गढ़ा, तो अंग्रेज भी बस वही काम कर रहे हैं। यही तर्क उन्होंने भारतीयों के बीच अपने शासन को जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। अब सवाल उठता है कि क्या यह थ्योरी आज भी वैसी ही मानी जाती है? इसका जवाब है नहीं। आज के समय में इस थ्योरी को कई बड़े स्कॉलर्स और साइंटिफिक रिसर्चर्स ने सिरे से नकार दिया है। मोर्टिमर व्हीलर का जो ह्यूमन स्केलेटन वाला तर्क था, उसको आगे चलकर कई आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खारिज किया है। वे कहते हैं कि ये स्केलेटन्स किसी युद्ध और आक्रमण से नहीं बल्कि बाढ़, महामारी और समय की सामान्य मौतों के संकेत थे। डीएनए स्टडीज भी ये नहीं दिखाती कि भारत में अचानक किसी बाहरी जाति की घुसपैठ से जनसंख्या बदली हो। आज अनेकों ख्याति प्राप्त हिस्टोरियंस जैसे J.M. कैनोयर, R.C. मजूमदार और आस्को पारपोला ये कहते हैं कि बाहर से आए किसी जाति के भारत पर हमले का और किसी युद्ध या विनाश का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट J.M. कैनोयर ने साफ कहा है कि हमारे पास ऐसा एक भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि आर्यों के आक्रमण से या किसी मास माइग्रेशन से हड़प्पा के शहर तबाह हुए हों। कैनोयर ने कहा कि हड़प्पा का पतन आंतरिक बदलावों, जलवायु परिवर्तन या बाढ़ जैसी वजह से हुआ था, ना कि किसी आक्रमण से। तो क्या आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरी तरह एक मिथ है? वेल, आज की तारीख में इन्वेजन की थ्योरी को ज्यादातर सीरियस स्कॉलर्स नकार चुके हैं और अब बहस माइग्रेशन और आउट ऑफ इंडिया जैसे विचारों की ओर बढ़ चुकी है, जिनकी बात हम अब आगे करेंगे। इन्वेजन थ्योरी को जब हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ने नकारना शुरू किया तो एक नया विचार सामने आया कि आर्य भारत में युद्ध करके नहीं बल्कि धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से कई टुकड़ों में आए थे। इस थ्योरी के मुताबिक आर्य कोई हमलावर नहीं थे, वे सेंट्रल एशिया के यूरेशियन स्टेप जोन के घास के मैदानों में रहते थे और आज से लगभग 3500 साल पहले वे लोग धीरे धीरे माइग्रेशन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से भारत आए। वे यहाँ कब्जा करने नहीं बल्कि यहाँ बसने आए थे और उनका ये माइग्रेशन कई पीढ़ियों तक चला। इसे कहते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ये थ्योरी एक तरह से आर्यन इन्वेजन थ्योरी का ही मॉडिफाइड वर्जन थी
अब बात करते हैं इस थ्योरी की जड़ें कहाँ हैं। इस थ्योरी की शुरुआत हुई 19वीं सदी के आखिर में, जब कई यूरोपियन स्कॉलर्स ये मानने लगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन हमेशा आक्रमण से ही नहीं होता, बल्कि माइग्रेशन और दो अलग अलग सभ्यताओं के मिलन से भी हो सकता है। इस थ्योरी में ये माना गया कि आर्य धीरे धीरे भारत आए और यहाँ के लोगों में घुल मिल गए और अपनी भाषा, परंपराएं और कुछ हद तक अपनी जीवन शैली यहाँ लाते गए, और इस कल्चरल मिक्सचर से जो सभ्यता बनी उसे इस थ्योरी के अनुसार वैदिक सभ्यता कहा गया। अब बात करते हैं कौन से प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ने इस थ्योरी का समर्थन किया। मैक्स मूलर ने शुरुआत में तो आर्यों को बाहर से आई एक रेस कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वक्तव्य में सुधार किया और कहा कि आर्यन कोई नस्ल नहीं, बल्कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोगों को कहा जाता है, चाहे फिर वे कहीं से हों। इसीलिए मैक्स मूलर माइग्रेशन के समर्थक थे। मोर्टिमर व्हीलर, जो शुरू में इन्वेजन को मानते थे, वो बाद के निष्कर्षों को देखकर माइग्रेशन को मानने लगे। कोलिन रेनफ्रू, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, वे भी कहने लगे कि भाषा का फैलाव और दो संस्कृतियों का मिलन शांतिपूर्ण माइग्रेशन से भी हो सकता है। साइंटिफिक एविडेंस आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं, उसको हम आखिर में जानेंगे। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की खास बात यह थी कि इस थ्योरी में कल्चरल ट्रांसमिशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, जबकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी में रेशियल सुपीरियोरिटी और हमले के सिद्धांत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। इस थ्योरी का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज की मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी में यह थ्योरी सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड मानी जाती है। तो क्या इसका मतलब आर्यन माइग्रेशन थ्योरी सबसे सटीक है? ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तीसरी थ्योरी भी है जो कहती है कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पूरी तरह सच नहीं है, और इस थ्योरी को कहा जाता है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, जिसकी बात हम अब करेंगे। अब तक हमने जाना कि यूरोपियन स्कॉलर्स मानते थे कि आर्य बाहर से भारत आए, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा नज़रिया भी है जो इन तमाम बातों को उल्टा करके देखता है। उसे आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहते हैं, यानी आर्य यहाँ भारत में ही जन्मे थे और यहीं से यूरोप और एशिया की तरफ फैले। इस थ्योरी का जन्म तब हुआ जब अंग्रेज़ों ने बार बार इस विचार को फैलाया कि भारत की संस्कृति उसकी अपनी संस्कृति नहीं है, बल्कि बाहर से आई एक श्रेष्ठ नस्ल की देन है। सो इस विचार का जवाब देने के लिए आउट ऑफ इंडिया थ्योरी सामने आई। इस थ्योरी को असली ताकत तब मिली जब भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के समर्थन में शुरुआती विद्वान थे बाल गंगाधर तिलक, पंडित श्रीधर केतकर और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार। इन इतिहासकारों ने कहा कि इस बात का कोई ठोस प्रमाण आज तक सामने नहीं आया कि आर्य बाहर से आए थे। ऋग्वेद में आर्यों का सबसे पहला जिक्र मिलता है, उसमें यह नहीं मिलता कि आर्य बाहर से आए, और ना ही किसी आक्रमण के बारे में लिखा है, बल्कि ऋग्वेद में आर्यों को इस भूमि का रक्षक कहा गया है। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के मानने वालों के मुताबिक इंडो यूरोपियन भाषाओं में जो समानता मिलती है वो भारत से निकले वैदिक लोगों के फैलाव का परिणाम हो सकती है। वे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ही रूपांतरण आगे चलकर वैदिक संस्कृति में हो गया था। हालांकि इस थ्योरी को वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कोई खास समर्थन नहीं दिया और इसे अक्सर राष्ट्रवाद से प्रेरित दृष्टिकोण माना। अब सवाल ये है कि इनमें से किस थ्योरी को सही माना जाए। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि इन्वेजन की थ्योरी को तो सभी सीरियस स्कॉलर्स नकार चुके हैं। अब आधुनिक विद्वानों में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि भारत पर कोई ब्लडशेड वाला बाहरी हमला नहीं हुआ था। इसलिए अब बात सिर्फ माइग्रेशन थ्योरी और आउट ऑफ इंडिया थ्योरी पर आकर टिकती है। सो अब हम देखेंगे कि विज्ञान के नज़रिए में कौन सी थ्योरी कितनी सही है, और इसका जवाब हमें आधुनिक विज्ञान के 3 सबसे ठोस स्तंभों में ढूंढना होगा, जो हैं जेनेटिक्स, भाषा विज्ञान और आर्कियोलॉजी। शुरुआत करते हैं जेनेटिक स्टडी से। 2019 में सेल नाम की एक पॉपुलर साइंस जर्नल में एक अहम रिसर्च पब्लिश हुई।
इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट वसंत शिंदे और उनकी टीम ने एक बड़ी जेनेटिक स्टडी की। इस स्टडी में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के एक प्राचीन व्यक्ति की सक्सेसफुली डीएनए जांच की गई। ये डीएनए मिला था हरियाणा के राखीगढ़ी से मिले एक महिला के कंकाल से। इस स्टडी से ये पता चला कि इस महिला के जीन में स्टेप एंसेस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। इस महिला का जेनेटिक प्रोफाइल पूरी तरह स्थानीय था। इससे ये निष्कर्ष निकला कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से स्थानीय थी और इसमें कोई सेंट्रल एशियन या स्टेप रीजन या फिर बाहर से आई जाति का प्रभाव नहीं था। हालांकि ये स्टडी सिर्फ एक ही व्यक्ति पर की गई थी, लेकिन फिर भी इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है। 2018 में नेचर नाम की जर्नल में एक और स्टडी पब्लिश हुई थी। इस स्टडी के जो परिणाम आए वो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के फेवर में थे। हार्वर्ड के प्रोफेसर डेविड रीच और उनकी टीम ने भारत, स्टेप और सेंट्रल एशिया के प्राचीन कंकालों का डीएनए एनालाइज किया। इस स्टडी में 612 प्राचीन और आधुनिक डीएनए सैंपल्स की जांच हुई और इसके परिणाम ये आए कि आज के नॉर्थ इंडिया के लोगों में 20 से 30% स्टेप एंसेस्ट्री पाई गई, जबकि दक्षिण भारत के लोगों में ये मात्रा 0% से 5% तक ही रही। इस स्टडी में कहा गया कि ये पूर्वज आज से लगभग 3500 साल पहले स्टेप क्षेत्र से भारत पहुंचे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी संख्या में या फिर आक्रमण करके आए थे, बल्कि छोटे छोटे ग्रुप्स में कई पीढ़ियों तक माइग्रेशन हुआ, ऐसा ये स्टडी बताती है। जैसा कि हमने सेल जर्नल में पब्लिश हुई स्टडी में देखा था कि स्टेप एंसेस्ट्री हड़प्पा के लोगों में नहीं थी, तो इसका ये मतलब हुआ कि वे लोग सेंट्रल एशिया से हड़प्पा काल बीत जाने के बाद वैदिक युग के दौरान भारत आए थे और यहाँ के लोकल लोगों के बीच घुल मिल गए। लेकिन अब बात करते हैं कि आउट ऑफ इंडिया थ्योरी मानने वाले इन डीएनए स्टडीज को कैसे देखते हैं। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के समर्थक जैसे एनएस राजाराम और कोयनार्ड एल्स्ट कहते हैं कि जेनेटिक डेटा की स्टडी में वेस्टर्न बायस है, यानी पहले से तय की गई मान्यताओं को आधार बनाकर ये स्टडी हुई और केवल स्टेप एंसेस्ट्री को आधार बनाकर ये नहीं माना जा सकता कि किसी देश की पूरी संस्कृति कैसे उत्पन्न हुई थी। यानी डीएनए स्टडी केवल माइग्रेशन का संकेत देती है, पर यह नहीं बताती कि एक सभ्यता और उसकी भाषा कैसे उत्पन्न हुई। इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि ये जो स्टेप एंसेस्ट्री नॉर्थ इंडियंस लोगों में आई है, ये सेंट्रल एशिया से आए कुछ डोमिनेंट लोगों की वजह से संभव हुई होगी। भारी मात्रा में माइग्रेशन का कोई सबूत नहीं है। और एक और बात, ये एंसेस्ट्री 1500 BCE के पास भारत आई थी ऐसा बताया जाता है, लेकिन हो सकता है कि ऋग्वेद और संस्कृत इससे भी बहुत प्राचीन हो। अब बात करते हैं भाषा विज्ञान की। जैसा कि हमने पीछे जाना था कि 18वीं सदी में सर विलियम जोन्स ने संस्कृत, लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं में काफ़ी समानताएं देखी थी। इससे ये धारणा बनी कि इन सभी भाषाओं की एक साझा मूल भाषा रही होगी जिससे ये निकली थी, और उस माँ भाषा को प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा कहा गया, यानी इंडो यूरोपियन परिवार की प्राचीनतम माँ भाषा। ज़्यादातर भाषा शास्त्री मानते हैं कि इस प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा का उद्गम स्थल स्टेप रीजन था, यानी आज का साउथ रशिया और यूक्रेन के आसपास का इलाका, जहां से फिर इंडो यूरोपियन भाषाएं माइग्रेशन के जरिए यूरोप और भारत में फैली। लेकिन इससे फिर ये संकेत जाता है कि संस्कृत भारत में विकसित नहीं हुई थी, बल्कि इंडो यूरोपियन भाषाओं की एक शाखा के रूप में भारत पहुंची होगी। सो भाषा विज्ञान का ये तर्क आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को मजबूत करता है। सो अब सवाल ये है कि क्या आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के मानने वाले इससे सहमत हैं? जवाब है नहीं। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के समर्थक विद्वान कहते हैं कि अगर प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा भारत के बाहर जन्मी तो संस्कृत जैसी जटिल और हाईली डेवलप्ड भाषा भारत में ही क्यों मिली, क्यों नहीं यूरोप और रशिया में?
इवन मैक्स मूलर और विलियम जोन्स जैसे विद्वान भी मानते थे कि संस्कृत सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं में सबसे ओरिजिनल और प्योर लगती है। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के समर्थक तर्क देते हैं कि इतनी विकसित भाषा एक घुमतू जनजाति की नहीं हो सकती जो अभी अभी बाहर से आई हो, बल्कि ये तब बनती है जब कोई सभ्यता लंबे समय तक एक स्थान पर रहकर फलती फूलती है। सो ऐसा हो सकता है कि प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा भारत में ही जन्मी हो। श्रीकांत तालागिरी जैसे विद्वान कहते हैं कि ऋग्वेद में जिन नदियों का जिक्र पहले आता है वो हैं सरस्वती और इसके पूर्व की नदियां जैसे गंगा और यमुना, और ऋग्वेद के बाद के मंडलों में सरस्वती के पश्चिम की नदियों का जिक्र आता है जैसे सिंधु नदी और अफगानिस्तान की कुबहा नदी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक संस्कृति का फैलाव भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर हुआ, ना कि बाहर से भारत में। सो आप देख सकते हैं कि भाषा विज्ञान के तर्क भी खुलकर किसी एक थ्योरी का समर्थन नहीं करते, बल्कि इनमें भी विरोध है। अब बात करते हैं आखिरी एविडेंस यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की। जैसा कि हमने जाना था कि शुरुआती यूरोपियन हिस्टोरियंस का मानना था कि आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया और उन्होंने वैदिक संस्कृति की नींव रखी। लेकिन बाद के इंडियन स्कॉलर्स जैसे बीबी लाल और वसंत शिंदे ने इस थ्योरी को सिरे से नकारा। बीबी लाल ने कहा कि किसी भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से यह साबित नहीं होता कि बाहर से आई किसी जनजाति ने हड़प्पा सभ्यता पर हमला किया हो, बल्कि खुदाई से यह साफ हुआ है कि हड़प्पा का पतन धीरे धीरे हुआ, अकाल से, जलवायु परिवर्तन से या व्यापार तंत्र टूटने से। माइग्रेशन थ्योरी और इन्वेजन थ्योरी कहती है कि एक नई जनसंख्या ने आकर पहले की सभ्यता को पूरी तरह हटा दिया, लेकिन ऋग्वेद में कई ऐसी चीजों का जिक्र है जो हड़प्पा संस्कृति से मेल खाती हैं, जैसे यज्ञ कुंड, अग्नि का महत्व, पीपल के वृक्ष का महत्व, गो संस्कार और अन्य पूजा पद्धतियां। यानी हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति ही वैदिक संस्कृति में तब्दील हुई होगी। हड़प्पा संस्कृति में सिर्फ घोड़े का एविडेंस नहीं मिलता, जबकि ऋग्वेद में घोड़े का जिक्र आता है। सो ये थे साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सभी एविडेंस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को तो बिल्कुल खारिज करते हैं। माइग्रेशन थ्योरी के पक्ष में काफी संकेत हैं, लेकिन वो भी डिबेटेबल हैं। शायद सच्चाई माइग्रेशन थ्योरी और आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के बीच कहीं है। अब दोस्तों, इतना सब जान लेने के बाद इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर फिर भी रह जाता है कि ये आर्य कौन हैं या कौन थे। जाते जाते अंत में इस प्रश्न का जवाब भी जान लेते हैं। 18वीं सदी में यूरोपियन विद्वानों ने जब संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश जैसी इन सभी भाषाओं में काफ़ी समानताएं देखी, तो ये अनुमान लगाया गया कि ये भाषाएं किसी एक ही मूल से आई हैं और इन सभी भाषाओं को एक ही परिवार की भाषाएं माना गया, और इस भाषा परिवार को नाम दिया गया था इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। मैक्स मूलर इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के लोगों को, या कह सकते हैं कि उन पूर्वजों को जिन्होंने ये भाषाएं फैलाई, एक सही नाम देना चाहते थे। और मैक्स मूलर संस्कृत और वेदों के भी विद्वान थे, इसीलिए मैक्स मूलर ने वो शब्द चुना जो इन भाषाओं के सबसे प्राचीन ग्रंथ को लिखने वाले लोगों ने खुद को दिया था। अब सबसे प्राचीनतम ग्रंथ थे ऋग्वेद और पारसी धर्म का अवेस्ता ग्रंथ, और इन दोनों ग्रंथों को लिखने वालों ने खुद को आर्य कहा है, और ऋग्वेद में तो आर्य शब्द अनेकों बार आया है। तो यहाँ मैक्स मूलर ने ये अंदाज़ा लगाया कि जब इन भाषाओं के प्राचीनतम ग्रंथों में लोगों ने खुद को आर्य कहा है, और क्योंकि ये भाषाएं एक जैसी हैं और एक ही मूल से निकली हैं, तो जो लोग इन सब भाषाओं को बोलते थे वो आर्य थे, या उन्हें हम आर्य कह सकते हैं। ये था मैक्स मूलर और अन्य यूरोपियन विद्वानों का कंक्लूजन। और क्योंकि प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा का जन्म स्थान स्टैप रीजन माना गया था, इसीलिए यह कहा गया कि आर्य लोग स्टैप जोन से भारत आए थे, और यहीं से इस आर्य शब्द को नस्लीय रंग दे दिया गया और कहा गया कि आर्य बाहर से आई एक श्वेत नस्ल जाति थी,
लेकिन बाद में मैक्स मूलर ने भी खुद अपने वक्तव्य में सुधार किया था और कहा था कि जब मैं आर्य कहता हूँ तो मेरा मतलब नस्ल से नहीं होता, मेरा मतलब सिर्फ ये होता है कि आर्य वे हैं जो लोग आर्य भाषाएं बोलते हैं। यानी मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले सभी लोग आर्य हैं। दोस्तों, मैक्स मूलर ने अपनी बात में सुधार जरूर किया, लेकिन उनका ये बयान भी ठीक नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलने वाले सभी लोगों को आर्य कहा था, लेकिन यूरोप की किसी भी भाषा या ग्रंथ में आर्य शब्द नहीं मिलता। ये शब्द ऋग्वेद और ईरान के अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। इवन ईरान शब्द भी आर्यन से निकला है। इसीलिए यूरोपियन भाषाएं बोलने वालों को टेक्निकली आर्य नहीं कहा जा सकता। अगर मैक्स मूलर का ही आर्ग्यूमेंट लें तो भी सारी बहस खत्म होने पर भी एक जिज्ञासा मन में और रह जाती है, वो ये कि ऋग्वेद के लोगों ने आर्य किसे कहा है या आर्य से उनका मतलब क्या था। दोस्तों, ऋग्वेद में आर्य का अर्थ है अच्छे आचरण वाला और धार्मिक नियमों का पालन करने वाला सभ्य व्यक्ति, ना कि कोई नस्ल। आर्यों को सुपीरियर रेस बताना तो ब्रिटिश विद्वानों का पॉलिटिकल एजेंडा था, जैसा कि हमने पीछे देखा था। और अगर बात आज के भाषा शास्त्रियों की करें तो आज के भाषा शास्त्री आर्यन टर्म का इस्तेमाल करने से बचते हैं। आर्य टर्म अब आउटडेटेड, कॉलोनियल और पॉलिटिकली लोडेड मानी जाती है और इसे एकेडमिक तौर पर भी कम से कम किया गया है। दोस्तों, आज जब हम आर्यों की कहानी समझते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि आज के भारत को समझने की भी एक कुंजी है। और वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बहस का निष्कर्ष यही है कि इतिहास सिर्फ फैक्ट्स यानी तथ्यों पर ही टिका नहीं होता, बल्कि इतिहास को समझने के लिए हमें उन तथ्यों के पीछे छिपी बारीकियां, संवेदनाएं और नजरिए भी देखने पड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम एक जिम्मेदार समाज की तरह इतिहास को जिज्ञासा से पढ़ें, ना कि पहले से तय की गई अपनी मान्यताओं के आधार पर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्राचीन भारत पर मेरी ये वीडियो भी ज़रूर देखें। मेरा विश्वास है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।